नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने उषा अर्थात सूर्योदय के पहले के समय का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, चित्रण किया है। वैसे तो सुबह बहुत ही अच्छी होती है, हर किसी को प्रिय है सूर्य का उगना, लेकिन सूर्य के उगने से पहले जो दृश्य आसमान का होता है, जो खूबसूरती होती है, उसे बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस कविता में कवि ने उस खूबसूरती को विभिन्न प्रकार के बिंबों की सहायता से यहाँ पर दिखाया है। इसमें 4 बातें प्रमुख है, जिसमें पहली बात है कि उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है, यानी उषा कविता। दूसरी बात है कि इसमें प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। तीसरी बात है कि इसमें प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास हुआ है। और चौथी बात है कि भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने का सफल प्रयास है। कहने का अर्थ है कि शमशेर बहादुर सिंह सिर्फ सुबह की खूबसूरती को ही अंकित करके इस कविता में रुक नहीं जाते हैं, बल्कि जो उषाकालीन जो समय है, जो गति है, जो देखते हैं कि पल पल परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ दिखाया है। और साथ ही उस उषा या प्रातःकाल में जो जमीन पर जो परिवर्तन होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो जीवन है, वह सूर्य के साथ, दिन के साथ ही शुरू हो जाता है। तो जहाँ एक और गति आसमान में है, ठीक आसमान में है, वहीं इसके साथ साथ गति जमीन पर भी शुरू हो जाती है। यानी सूर्योदय से पहले ही जमीन पर, धरती पर लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो उस दोनों गति को जो है यहाँ पर बांधा गया है, समेटा गया है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक नई सृष्टि की है इस कविता के माध्यम से। छोटी कविता है लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। ये पढ़कर, समझकर बहुत ही आनंद आएगा। तो आइए इसे समझते हैं। कवि कहते हैं कि प्रातः नभ था। नभ का अर्थ होता है आकाश। कि प्रातः नभ था, कैसा था? बहुत नीला शंख जैसे। यदि सुबह के आकाश को आपने देखा होगा, सूर्योदय के पहले के, जब हल्के हल्के प्रकाश आने लगते हैं, तो उसमें एक हल्का नीलापन होता है, सफेद होता है। तो कवि ने उस नीलेपन को नीले शंख के समान बताया है, नीलक शंख से जो है उपमा दी है। तो इस तरह से उन्होंने इस प्रातः नभ की खूबसूरती को नीले शंख से यहाँ तुलना की है। भोर का नभ, तो प्रातः का नभ, प्रातः का नभ, भोर का नभ सब एक ही है, क्योंकि जो आसमान है वो विभिन्न प्रकार की खूबसूरती से भरा हुआ है, उसके दृश्य अलग अलग हैं। तो भोर का नभ इसमें कैसा आता है कि राख से लिपा हुआ चौका जहां खाना बनता है। अगर आप गांव में गए होंगे, ठीक, गांव में गए होंगे, गैस का जब प्रबंध नहीं था लोगों के पास, तो लोग क्या करते थे, उनके लिए एक निश्चित जगह होती थी जहां पर जो है खाना बनता था। तो जहां खाना बनता था वहीं आपका चूल्हा भी है, ठीक, और उसी के आसपास जो है यहाँ पर खाना बनता है। तो इसे चौका कहते हैं। तो खाना बनाने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले इसे लीपा जाता है। कोई गोबर से लिपता है और कोई राख पानी मिलाकर, राख गोबर मिलाकर उससे लिपता है। लिप कर फिर उसे जो है जब सूखने तक इंतजार करते हैं और उसके बाद खाना बनना यहाँ पर शुरू होता है। तो आसमान जो दिख रहा है, अगर ये इस दृश्य को देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो रंग कैसा लग रहा है, जैसे अभी अभी चौके को लिपा गया है, हल्का हल्का सफ़ेद, हल्का हल्का नीला। क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है, अगर ये रंगीन होता तो दिख पड़ता यहाँ पर। फिर भी हम देख सकते हैं कि इस आसमान की रंगीन खूबसूरती को कवि बांधने के लिए, चित्रित करने के लिए राख से लिपा हुआ चौका का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अभी गीला पड़ा है, और ब्रैकेट में रखते हैं कि अभी गीला पड़ा है, मतलब अभी इसमें नमी है, पानी खत्म नहीं हुआ है। नमी होने के कारण इसका रंग जो है हल्का जो है काले पर है, ठीक, पूरा सूखा नहीं है। पूरा सूखने से जो है इस रंग का हो जाएगा। हम चौके में देख सकते हैं सूखने के बाद कैसा रंग होता है। और जिस तरह से अभी गीला पड़ा है तो चौके पर नीला है, उसी तरह से सुबह सुबह का जो समय होता है, प्रातः का समय होता है, भोर का समय होता है, उस समय आसमान में भी नमी होती है।
तो उस नमी को दिखाने के लिए कवि ने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि अभी गीला पड़ा है, जिससे इसके अर्थ सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। और ये भी पता चलता है कि यह गीलापन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, और जिस तरह से आसमान से नमी गायब होगी उसी तरह से यह चौका भी सूख जाएगा। यहाँ तक आगे क्या कवि कहते हैं कि अब हल्का हल्का जो है सूर्य निकला नहीं है, जिस तरह यहाँ पर निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ निकला नहीं है, लेकिन सूर्य की किरण जो है अंदर से ही नजर आती है और एक लालिमा जो है चारों तरफ छा जाती है। तो उस आसमान पर जो काला बादल है, उस आसमान पर लालिमा जब छाती है तो उसका रंग कैसा होता है उस आसमान का, तो उसे दिखाने के लिए कवि ने क्या कहा है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। बहुत काली सील, सील आपने देखा होगा, इस फोटो में देख सकते हैं आप लोग। और जरा से लाल केसर से, केसर तो केसर का रंग जो है लाल होता है, केसरिया रंग भी बोलते हैं उसको। तो अगर काली सील है उस पर केसर हो और पानी से धुल गया हो वो केसर, वो सील धुल गई हो, तो क्या होगा, तो जो काली सील है वह लाल हो जाएगा। तो हम फोटो में हम देख चुके हैं कि किस तरह से आसमान का रंग जो है वह लाल हो जाता है, केसरिया रंग से पूरी तरह से रंग जाता है, और उसकी खूबसूरती ऐसी होती है कि बिना उसकी ओर आकर्षित हुए मन मानता नहीं है, हम उसे देखते रह जाते हैं, उसी खूबसूरती को महसूस करने लगते हैं। तो उसी खूबसूरती का यहाँ पर जिक्र है। उसके बाद उसी लालपन को जो है दिखाने के लिए, उसी लालिमा को दिखाने के लिए एक दो बिंब यहाँ दिया गया है कि काली सील पर लाल केसर है और उसे पानी से धुल गई है। एक और बिंब दिया गया उसके लिए कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दियो किसी ने मल लिए, बच्चे ने, ठीक है, किसी बच्चे ने, जो यहाँ अदृश्य है। सुबह की गति है, ठीक, सुबह जो है होती है प्रातः भोर, ठीक है। अब भोर में क्या होता है, गांव में भी ये जो दृश्य है गांव का दृश्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। गांव में भी क्या होता है कि भोर होते ही औरतें अपने काम में लग जाती हैं, ठीक, चूल्हा चौका लिपना शुरू करती हैं। एक तरफ चूल्हा चौका लिपती हैं, सूखने तक इंतजार नहीं करती बल्कि दूसरे काम कर लेती है, मसाला पीस लेती है, सब्जी काट लेती है, ताकि खाना बनने में, चूल्हा अगर जल जाए तो खाना बनने में कोई हड़बड़ी ना हो और आराम से सब कटा हुआ बनाया हुआ मिल जाए। तो वही गति हम जैसे बताया था यहाँ पर कि एक तरफ आसमान में गति है, वहीं दूसरी तरफ जमीन में भी गति है। गांव के जो गतिशील जीवन है उसको यहाँ चित्रित किया गया है। तो उसी क्रम में यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक राख से लिपा हुआ चौका है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो है सील पर जो है लाल केसर जो धुल गया है, और तीसरा जो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक, यानी बच्चे जो यहाँ पर है नहीं, किसी ने बच्चे नहीं, जो स्लेट पर जो है, स्लेट का भी रंग देखे होंगे आप, स्लेट का रंग भी जो आप इस तरह का मिलेगा जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक, स्लेट का रंग जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, इस रंग का ही होता है स्लेट का रंग। अब स्लेट का रंग पर यदि कोई बच्चा लाल खड़िया चौक से लिखेगा तो कैसा होगा, तो वही दृश्य है, लालिमा नजर आएगी जो आकाश में दिखाई पड़ती है। और उसके बाद सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने पर जो पानी में उसका बिंब पड़ता है, सूर्य का, पानी में सूर्य का जो बिंब पड़ता है उसको कवि ने किस रूप में दिखाया है, तो कवि ने दिखाया है क्या कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। सूर्य धीरे धीरे निकल रहा है, पानी बह रहा है नदी में, तो पानी बहते हुए जो ऊपर नीचे होता है, जो हिलता है, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह भी हम देखते हैं क्या कि वह भी हिलता है। तो हिलता है तो ये सूर्य का जो प्रतिबिंब है जो पानी में जो गौर है, गौरे रंग का, ठीक है, साफ साफ हल्का लालपन लिए हुए वह पानी में दिखाई पड़ रहा है। तो कवि को लगता है कि कोई औरत, गोरी औरत पानी से नहाकर निकल रही है, पानी से नहाकर निकल रही है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर सूर्य के प्रतिबिंब को, गौर प्रतिबिंब को एक गोरी औरत से तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं और उस दृश्य को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा, नमी खत्म हो जाएगी, पहला। दूसरा, जो सूर्य के प्रकाश में लालिमा होती है, सूर्य के प्रकाश में जो लालिमा होती है वो लालिमा खत्म हो जाएगी, ठीक। बच्चे के पढ़ने का जो है काम वह भी खत्म होगा, खेलने में जो है लग जाएंगे। तो एक जो जादू है, जादू क्या है कि प्रकृति की खूबसूरती को जिसे देखकर विश्वास नहीं होता है कि इतनी खूबसूरती, इतना सुंदर आकाश है, ऐसा लगता है कि कोई जादूगर जादू कर रहा है। और वह जादू क्या होता है कि टूटने लगता है, इस उषा का जादू टूटने लगता है कब कि अब सूर्योदय हो रहा है,
सूर्योदय होने के साथ साथ, सूर्य निकलने के साथ साथ यह जो खूबसूरती आसमान की है वह खत्म होने लगती है और आसमान साफ हो जाता है। इस प्रकार साथियों, पूरी कविता में कवि ने क्या किया है कि आकाश की गति को, भोर की गति को, भोर की खूबसूरती को यहाँ पर इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है और साथ ही साथ उसे जमीन की गति से जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसा सूक्ष्म विवरण, ऐसे सूक्ष्म व्याख्या, सूक्ष्म अर्थ को शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवि ही एक छोटी सी कविता में कुछ पंक्तियों में कैद कर सकते हैं। यह इनकी विशेषता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में ये कविता समझ में आई होगी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।